हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एनवायरनमेंट बुक सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 8 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 9 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम की दृष्टि से वो कौन सी इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि हमने अपने पिछले पार्ट में कई सारे कचरा या कई सारे प्रदूषण से संबंधित प्रोविजंस का अध्ययन किया था। हमने ये भी देखा था कि प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कौन होते हैं, आयोनाइजिंग क्या होता है, नॉन आयोनाइजिंग क्या होता है, या अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण ये क्या होते हैं। इन सब का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमें देखना है कि वास्तव में जो ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का एक्ट है वो क्या है, उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी, ताकि जब आपसे प्रश्न इसी पे पूछे तो आप इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सहजतापूर्वक दे सकें। ई कचरा मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस पार्ट में बता दिया था कि लैपटॉप, मोबाइल या अदर एसी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब ई वेस्ट होती हैं। क्लियर। ई कचरा नियमों में कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप तथा पारा वाले अन्य लैंप और ऐसे उपकरण भी शामिल किए गए। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप का मतलब क्या हुआ, सीएफएल। आप अपने घर में पहले एलईडी के पहले आप क्या यूज करते थे, सीएफएल का यूज करते थे, तो उसको भी अब इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पारा वाले अन्य लैंप को भी इसमें शामिल किया गया, अर्थात पहले ये सब ई वेस्ट के अंतर्गत नहीं आते थे। क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे देश में एकल प्राधिकार देगा, अर्थात ई वेस्ट के संदर्भ में जो कानून बनाने का राइट है या ई वेस्ट के संबंध में कानून को जो रेगुलेट करने का राइट है वो केवल सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को है, अर्थात स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को नहीं है। क्लियर। इसीलिए एकल प्राधिकार दिया गया। इसमें दंड का भी प्रावधान है। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कई सारे प्रोविजन देने के बाद कि क्या ई वेस्ट के जो नियमों का उल्लंघन करता है क्या उसे दंडित किया जा सकता है, तो हाँ, उसे दंडित किया जा सकता है। क्लियर। फिर आता है कई सारी शब्दावलियाँ, खासतौर पर जैव उपचार अर्थात बायो रिमेडिएशन। अब आप बताइए, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में कई सारी शब्दावलियाँ बताई थी कि अगर कहीं पे बायो दे दे तो उसका क्या मतलब होता है, जीवों के द्वारा। अगर कहीं पे फैक्टो या फाइटो दे दे तो उसका क्या मतलब होता है, पौधों या पादपों के द्वारा। अगर आपको कहीं पे लैक्टो दे दे तो उसका क्या मतलब होता है, दूध से संबंधित वस्तुओं के द्वारा। क्लियर। या दूध से संबंधित पदार्थों के द्वारा। क्लियर। तो यहाँ पे बायो दिया गया है तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये जीवों से संबंधित कोई उपचार है। और यूपीएससी ने 2 से 3 बार इसी पे प्रश्न पूछा है कि बायो रिमेडिएशन क्या है। अब आप में से अगर कई सारे लोगों को सिर्फ यही पता होता ना कि बायो का सामान्य अर्थ क्या होता है, अर्थात जैव का क्या अर्थ होता है, तो आप इस प्रश्न के उत्तर को बिना कोई थिंकिंग किए हुए सही करके आ जाते। क्लियर। तो देखते हैं वास्तव में इसकी परिभाषा क्या है। टेक्निकल, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि का प्रयोग कर पर्यावरण संदूषकों को कम विषाक्त पदार्थों में अपघटित करना जैव उपचार कहलाता है। आपको पता है कि जैव उपचार पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है। अब आपसे अगर प्रश्न पूछेगा इन फ्यूचर तो ऐसे पूछ सकता है कि जैव उपचार में केवल सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जैव उपचार में केवल जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, जैव उपचार में केवल कवकों का उपयोग किया जाता है। अर्थात केवल का वर्ड जब यूज कर लेगा तो आप कहोगे नहीं सर ये गलत है, या फिर यूपीएससी ये भी समझ गई है कि केवल वर्ड को तो सब एलिमिनेट कर लेते हैं, तो वो ये कहेगा ऐसे कि जैव उपचार तकनीकी में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, हालांकि इसमें जीवाणु व कवकों का उपयोग संभव नहीं है। ऐसे दे देगा तो आप कहोगे नहीं सर ये भी गलत है। क्लियर। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि जो इन्वायरमेंट को वेस्ट होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको डिग्रेड करने में इसका उपयोग किया जाता है और ये किसी विशेष स्थान पर उसके प्रदूषक के हानिकारक प्रभाव को समाप्त कर सकता है। समझ गए। अब जब जैवोपचार तकनीकी हम पढ़ते हैं तो वास्तव में कई टाइप की होती हैं। एक होती है स्वस्थानीय जैवोपचार तकनीकी, अर्थात जहाँ पे वो वेस्ट है वहीं पे उसको उपयोग में ला दो। बस्थानीय अर्थात बाहर से कई सारे फंगस या जीवाणुओं को वहाँ पर डाला जाए ताकि वो वेस्ट को समाप्त कर दें।
तीसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से जैव उपचार, अर्थात जो जीएम फसलें हैं या जीएम जो जेनेटिक मॉडिफाइड हैं, लैब में ही ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाएं कि इन फ्यूचर वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएं। क्लियर? तो देख लेते हैं स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक के अंतर्गत क्या आता है। आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीकी के अंतर्गत कौन कौन शामिल है या बायोस्थानीय के अंतर्गत कौन शामिल है। आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा कि साहब बायो वेस्टिंग बताइए, बायो स्पार्जिंग बताइए, ऐसे नहीं पूछने वाला। क्लियर? फिर भी हम देख लेते हैं। बायो वेस्टिंग है स्वस्थानीय में, बायो स्पार्जिंग है, क्लियर, बायो स्टिमुलेशन है, बायो आगुमेंटेशन है। समझ गए? फिर आता है बास्थानिक जैव उपचार तकनीकी। इसमें कंपोजिटिंग शामिल है, लैंड फार्मिंग शामिल है, बायोपाइल शामिल है, बायो रिएक्टर शामिल है। आपको ये चार नाम ये याद रखने, चार वो याद रखने। आपको हो सकता है चार विकल्प दे दे और चारों में से दो यहाँ से दे दे, दो ऊपर से दे दे और पूछेगा इनमें से कौन से सत्य कथन हैं, तो आप बता सकते हो। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग की दृष्टि से जैव उपचार। तो फाइटो रेमिडेशन, फाइटो एक्यूमुलेशन या एक्सट्रैक्शन। बस आपको देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फाइटो और राइजो और माइको और ऑयल ये जितने हैं ये सब बास्थान है, ये सब जेनेटिक है। क्लियर? कंपोजिट, लेड और पाइल्स और रिएक्टर ये जो हैं ये बास्थान है, बाकी जो बचे वो सब स्वास्थान है। ऐसे ट्रिक्स होती हैं याद करने की। तो फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, राइजो डिग्रेडेशन, फाइटो वोलेटिलाइजेशन, राइजो फिल्ट्रेशन, माइक्रो रिमेडिएशन, ऑयल जैपर तकनीक। ऑयल जैपर तकनीक आपको पता है क्या करता है? तेल अधिप्लाव को शोषित करता है। और आपने इसी से संबंधित पहले पढ़ा था, कई सारे शब्दों को पढ़ा था, सोर्बेंट्स को आपने पढ़ा था। समझ गए? तो ये आपको याद होगा, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था। अब देख लेते हैं बायो स्टिमुलेशन क्या होता है। इसका क्या सामान्य सा अर्थ होता है। बायो का मतलब जीवों से ही संबंधित होगा, ये आप समझ गए। इस प्रक्रिया में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस को कूप के माध्यम से प्रदूषित मृदा में भेजा जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो ये मिट्टी की परत है, लेयर है, ये स्थल है, ठीक। तो इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी में एक ऐसा गहरा छेद किया जाता है, बिल्कुल पैरेलल, सीधा। समझ गए? अब ऐसा छेद किया गया और इसको कीप के नामा बना दिया गया। कीप का मतलब जैसे आपने बचपन में मिट्टी के तेल वाले या ऑयल जब परचेज करने जाते हो तो वो जो दुकानदार कीप का उपयोग करता है ना तेल को डालने के लिए, तो उस कीप के माध्यम से इसमें कई सारे पोषक तत्वों को डाला गया और वो क्या करते हैं, प्रदूषित मृदा में जाकर उसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में उसको पूरी तरह से अपघटित कर देते हैं। ये होता है बायो स्टिमुलेशन। क्लियर? तो आप समझ गए। इसमें क्या होता है कि इससे मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों अर्थात मृदा प्रदूषकों को समाप्त करने में वृद्धि हो जाती है, परंतु इस क्रिया में काफ़ी अधिक समय लगता है। समझ गए? अब आपसे यहाँ पे दो प्रश्न पूछेगा। एक तो ये पूछेगा कि इसे कूप के माध्यम से डाला जाता है, तो बिल्कुल सही। इसमें समय कम लगता है, तो आप कहोगे बिल्कुल गलत साहब, क्योंकि इसमें समय काफ़ी अधिक लगता है। क्लियर? हमने अपने प्रीवियस पार्ट में देखा था जैव संचयन क्या होता है और जैव आवर्धन क्या होता है। अब हम इसमें देखेंगे वही जैव संवर्धन अर्थात बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, फिर भी यहाँ रिवाइज कर ले रहे हैं कि अपघटन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किसी अन्य स्थान से संदूषित स्थान पर सूक्ष्म जीवों को लाकर वहाँ उनकी मात्रा बढ़ाना जैव संवर्धन कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि कई सारे ऐसे जीव हैं जो बाहर अपनी क्रियाकलाप करते हैं, अर्थात वो बाहर दूसरे क्षेत्र में रहकर वहाँ के प्रदूषक को डिग्रेड करते हैं। तो अब इनको क्या लगा, इस क्षेत्र वाले बेचारे अपना अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों के पास यहाँ का एक प्रतिनिधि गया, उसने कहा भाई साहब ऐसा करो ना, आप अपनी पूरी टीम लेके हमारे मोहल्ले में आ जाओ ताकि हमारे यहाँ भी जो प्रदूषक है उसे डिग्रेड कर दो। तो इसने कहा ठीक है भाई साहब हम आ तो जाएंगे, लेकिन चाय पानी अच्छे से हमारी कराना। तो उसने कहा ठीक है भाई करा देंगे। अब ये सारे पड़ोसी यहाँ से चले जाते हैं और सबके सब यहाँ पे जाके खूब उत्पात मचाते हैं और यहाँ के जितने भी दुष्ट प्रदूषक होते हैं उन सबको मार मार के भगा देते हैं, अर्थात उनको डिग्रेड कर देते हैं। क्लियर? और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जैव संवर्धन। समझ गए? ये प्रक्रिया बेसिकली बायो स्टिमुलेशन से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इस पे समय कम लगता है। समय क्यों कम लगता है? क्योंकि इसमें वो सारे ट्रेंड पर्सन आते हैं अपने हथियार लेके कि चलो आज हम देखते हैं कैसे प्रदूषक अब बात नहीं मानता है। क्लियर? तो ये वो काम करते हैं।
एक तरीके से आप कह सकते हो गुंडे होते हैं छोटे टाइप के। फिर है कंपोजिस्टिंग। कंपोजिस्टिंग क्या होता है? इसमें प्रदूषित मृदा के साथ साथ कृषि अपशिष्ट को मिश्रित किया जाता है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। इसका मतलब आप ऐसे समझो, जैसे जो मिट्टी काफ़ी प्रदूषित है उसमें जो कृषि का अपशिष्ट है, कृषि का अपशिष्ट का मतलब जैसे जब फसल उपजाई जाती है, जैसे आप पराली को देख लो, तो पराली जो अपशिष्ट है ना, उसको इसमें प्रदूषित मृदा में मिक्स कर दिया गया, कंपोजिट कर दिया गया। क्लियर? तो इससे क्या होगा, वो सॉइल में उर्वरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ गए? तो इसी को हम क्या कहते हैं? कंपोजिस्टिंग। आपसे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, बस आपको पता होनी चाहिए कि हाँ कंपोजिस्टिंग किस में शामिल है। क्या स्वस्थानीय जैवोपचार तकनीक है या बाह्य स्थानीय? तो आप कहोगे साहब ये बाह्य स्थानीय है। क्लियर? फिर आता है लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग का क्या मतलब? इस प्रक्रिया में संदूषित मृदा की खुदाई की जाती है एवं उसे क्षेत्र विशेष में फैला दिया जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक खेत है। क्लियर? इस खेत में काफ़ी प्रदूषित मृदा है, तो इस प्रदूषित मृदा के ऊपरी परत को वहाँ से निकाल लिया जाता है और उसे बाकी अलग अलग बड़ी बड़ी फील्ड्स में फैला दिया जाता है। क्लियर? और इससे जब फैला दिया जाता है तो इसमें बार बार जुताई की जाती है, जिससे क्या होता है कि वो प्रदूषक सब उसी में मिक्स हो जाते हैं। आप ऐसे समझो कि गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो आप लोग जब लस्सी पीने जाते होगे या जाती होगी, तो क्या है कि लस्सी वो दुकानदार आपको एक हुंडे में देता है। क्लियर? अब जब उसने आपको लस्सी एक हुंडे में दे दी, क्लियर, फिर क्या करता है कि आपको एक अपनी छोटी से उस बटैया से या छोटे से उस मिट्टी के पात्र से खूब मलाईदार उससे एक चम्मच से निकाल के इसमें पूरे में ऊपर लगा देता है। फिर उस पर चेरी डालता है, उस पर पिस्ता डालता है, काजू डालता है, बादाम डालता है और फिर आपको देता है। तो वो जो ऊपर से उसने आपको मलाई की लेयर डाली ना, वो वास्तव में संदूषित मृदा थी। अब ये मत कहना कि सर आपने तो मेरी लस्सी का स्वाद ही खराब कर दिया। तो बिल्कुल भी नहीं, लस्सी आप आराम से पीजिएगा। क्लियर? लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बताया कि संदूषित मृदा होती क्या है। इस क्षेत्र की आवर्तिक रूप से बार बार जुताई की जाती जब तक कि प्रदूषित अपघटक ना हो जाए, प्रदूषक अपघटित ना हो जाए, अर्थात बार बार जुताई करने से उन सारे प्रदूषक को हम समाप्त कर सकते हैं। फिर आता है बायोपाइल्स। बायोपाइल्स क्या है? ये लैंड फार्मिंग एवं कंपोस्टिंग का मिश्रित रूप है। अर्थात इसमें क्या होता है, बार बार जुताई भी की जाती है, संदूषक को फैलाया भी जाता है, साथ ही इसमें मिट्टी को मर्ज भी किया जाता है जैव प्रदूषकों के साथ में। अभी हमने पढ़ा ना, प्रदूषण के साथ साथ कृषि अपशिष्ट, अर्थात सब कुछ एक साथ मिक्स कर दिया गया, वो बन गया बायोपाइल्स। इसका उपयोग बेसिकली पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से संदूषित सतह के उपचार में किया जाता है। क्लियर? अर्थात जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उससे जो प्रदूषण फैलता है, जैसे समुद्र में पेट्रोल फैल गया या डीजल फैल गया, तो उसको वहाँ से रेगुलेट करने के लिए, वहाँ से उसको अपघटित करने के लिए बायोपाइल्स का हम उपयोग करते हैं। समझ गए? अब आता है फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन, अब आप पहले याद ये बताओ मुझे कि फाइटो में जीवों का उपयोग किया जाएगा या पादपों का किया जाएगा? तो मैंने अभी क्या बताया था, फाइटो में कौन आएंगे? पादप आएंगे, अर्थात पौधे। तो आप समझ गए। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि फाइटो रेमिडिएशन और बायो रेमिडिएशन में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो कि वहाँ पे सूक्ष्म जीव क्रिया संपन्न करते हैं और यहाँ पे पादपों की मदद ली जाती है। क्लियर? अब देखते हैं कि मृदा एवं जल में उपस्थित संदूषकों को पादपों की मदद से हटाना फाइटो रेमिडिएशन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। फिफ्थ है फाइटो एक्सट्रैक्शन और फाइटो एक्यूमुलेशन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हटाना एक तरीके से। तो इसमें भी वही होगा कि इसमें पादप मृदा के संदूषकों को अपनी जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया संपन्न करते हैं। देखो, आप कोई परिभाषाएं याद नहीं रखती, बस समझना है। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि अच्छा बताइए फाइटो एक्सट्रैक्शन के संदर्भ में, और परिभाषा जो दीजिए वो वैज्ञानिक परख हो, बिल्कुल भी नहीं आपसे पूछेगा, क्योंकि विज्ञान का एग्जाम नहीं है, साइंस का एग्जाम नहीं है। क्लियर? ये प्रक्रिया चलती रहती तथा संदूषक की मात्रा कम होती जाती। समझ गए? अर्थात जो पादप होते हैं वो अपनी जड़ों में संदूषकों को और पत्तियों में संग्रहित कर लेते हैं और फिर जैवोपचार की क्रिया संपन्न कर उसे समाप्त कर देते हैं। फिर है फाइटो स्टेबलाइजेशन। ये क्या करेगा? उसे स्थानांतरित करेगा। अर्थात इस तकनीक के माध्यम से पादप संदूषित मृदा की गतिशीलता एवं स्थानांतरण को
कम कर देते हैं। जैसे वो घूमते रहते हैं ना, प्रदूषण इधर से उधर जाते रहते हैं, तो उनको रोक देगा, अरे भाई बाहर मत निकलो, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, समझ गए, ऐसी बातें करते हैं इसमें। तो फिर आता है कि इसमें संदूषक का जड़ के अंदर ही संचयन व अवक्षेपण होता है। संचयन का मतलब जड़ में ही उनका संचयन हो जाएगा और वहीं पे वो उनको अवक्षेपित करेंगे। अवक्षेपित का मतलब कि वहीं पे वो शामिल रहेंगे और जितनी क्रियाविधि हैं वो वहीं पे करेंगे, लड़ाई झगड़ा सब कुछ क्लियर, मतलब घर के बाहर लड़ाई नहीं करनी है। फिर है निक्षालन योग्य संदूषकों को पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। निक्षालन का मतलब होता है जो बह कर चले जा सकते थे। जैसे मिट्टी होती ना, तो मिट्टी से कई सारे लोग, बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं तो बह जाते हैं, तो उन बहने वाले प्रदूषकों को ये रोक लेते हैं। क्लियर, क्यों? क्योंकि अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वो पुनः पर्यावरण में प्रवेश नहीं कर पाते। अब सोचो, अगर ये बह कर पानी में चले जाएंगे, पानी से समुद्र में, समुद्र से फिर वो उसी के आसपास की वनस्पतियों में, तो दिक्कत करेंगे ना। तो इसलिए इनको बहने ही नहीं दिया जाता, मतलब इनको पकड़ के रखा जाता है कि नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे कहीं पे। क्लियर, वही बात है। तथा खाद्य श्रृंखला को प्रभावित नहीं करते। जैसे लेमन घास के बारे में आप सुने होंगे कि जो लेमन घास होती है वो वास्तव में प्रदूषकों को अपने पास रोक कर रखती है। क्लियर। अब आता है फाइटो ट्रांसफार्मेशन। ट्रांसफार्मेशन का क्या मतलब होता है? बदल देना। समझ गए? देखो, हर एक वर्ड जो बनाए जाते हैं ना, अगर आप उन वर्ड को ही समझ जाओ तो पूरी परिभाषा अपने आप कर सकते हो। फाइटो का मतलब पादप, ट्रांसफार्मेशन का मतलब उसे चेंज करना, यानी कि पादपों के द्वारा किसी चीज़ को चेंज करना। तो क्या चेंज करना होगा, देखते हैं। पादपों द्वारा मृदा अवसाद अथवा जल में उपस्थित कार्बनिक संदूषकों को ग्रहण कर उन्हें अधिक स्थायी एवं कम विषाक्त पदार्थों में रूपांतरित करना फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसे फाइटो डिग्रेडेशन भी कहते हैं। क्लियर। संदूषक, बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ, वास्तव में प्रदूषित पदार्थ हैं, आप ऐसे समझो, लेकिन संदूषक यूज किया जाता है। क्लियर। आप ये समझ गए कि कैसे उन संदूषकों के व्यवहार को, उनके स्वरूप को या उनके खतरनाकपन को कम कर दिया जाता है और वो फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। किंतु इसका नकारात्मक प्रभाव ये है कि जंतु एवं कीड़ों के माध्यम से संदूषक खाद्य श्रृंखला में पहुंच सकते हैं, जैसे गेहूं, चावल आदि। अर्थात ये उनको कम विषाक्त रूप में तब्दील तो कर देते हैं, लेकिन जब लोग उनका सेवन करते हैं, जब जंतु और जीव उनका सेवन करते हैं, तो वो उसके बाद कई सारी कृषि फसलों में भी पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। क्लियर। फिर आता है फाइटो वोलेटिलाइजेशन। फाइटो वोलेटिलाइजेशन का क्या मतलब? पादप मृदा से संदूषकों को ग्रहण कर उन्हें वाष्पशील पदार्थों में बदलकर वातावरण में छोड़ देना। समझ गए? यानी कि मिट्टी से पादप क्या कहते हैं, उन संदूषकों को ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें वाष्पशील पदार्थों में बदल देते हैं, अर्थात उन्हें वेपर्स के रूप में क्रिएट कर देते हैं, ताकि वो अलग अलग जगह पे उपयोगी हो जाएं। क्लियर। ये कार्बनिक पदार्थों और ठोस धातुओं के उपचार में काफ़ी बेहतर है। अर्थात जो ठोस धातुएं होती हैं उनके उपचार में ये टेक्निक काफ़ी उपयोगी होती है। खासतौर पर पारा को इसी विधि के द्वारा मृदा से निष्कासित किया जाता है। समझ गए? अब आता है राइजो डिग्रेडेशन। राइजो डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? राइजो डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि इसमें संदूषकों का अपघटन राइजो डिग्रेडेशन कहलाता है। अर्थात राइजोस्फीयर में संदूषकों का डिग्रेडेशन राइजो अपघटन कहलाता है। राइजोस्फीयर बेसिकली इससे एक कदम पहले की प्रक्रिया है। अर्थात ये प्रक्रिया पादपों अथवा सूक्ष्म जीवों, समझना, राइजो में क्या होगा, या तो हम पादप का उपयोग करेंगे या तो हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे। बायो में क्या करेंगे, केवल सूक्ष्म जीवों का। फाइटो में केवल पादपों का। और राइजो में इन दोनों का मिक्सचर। अब आप समझ गए, यानी कि आपको कोई भी परिभाषा कभी भी पूछे, आपको बस ये 3 वर्ड याद रखने हैं। क्लियर। फिर आता है कृषि पादपों तथा सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं द्वारा प्रोटीन एवं एंजाइम की उपस्थिति में होते हैं। अर्थात कई सारे प्रोटीन, कई सारे एंजाइम मिलकर इस क्रिया को संपन्न करते हैं, अर्थात प्रदूषकों को अपघटित करते हैं। समझ गए? फिर आता है इसमें मुख्यतः हाइड्रोकार्बन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात हाइड्रोकार्बन में जो संदूषक होते हैं उनको दूर करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। अब आता है राइजो फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, उसे प्योर करके निकालना। तो बिल्कुल वही सी बात है कि ये जल के जैव उपचार की तकनीक है, नाम से ही समझ गए आप। इसमें क्या होता है कि जिसका उपयोग प्राकृतिक नम भूमियों एवं ज्वार नदमुखों में संदूषकों की मात्रा कम करने में किया जाता है।
प्राकृतिक नम भूमियों का मतलब होता है जो वेटलैंड्स होते हैं, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं नेचुरल, उनके लिए। क्लियर। फिर हैं ज्वार नदमुखों में। ज्वार नदमुख का मतलब क्या है कि जैसे हमारा इधर कच्छ का एरिया है ना, यहाँ पे जो ज्वार आते हैं, वहाँ पर जो नदियों का मुख होता है वहाँ पर कई बार काफ़ी सारे प्रदूषक आ जाते हैं, तो उसकी मात्रा को कम करने में राइजो फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में पौधों की जड़ों द्वारा संदूषकों को ग्रहण कर जल को शुद्ध किया जाता है। क्लियर। आपने कई बार उसको देखा होगा जब डिस्कवरी चैनल में मैन वर्सेस वाइल्ड वाले पर्सन को, वो ड्रामा क्या करता है, वो यही तो करता है, आपको यही सारी चीज़ें वो बताता है कि जब वो जंगल में जाता है उसको पानी की ज़रूरत होती है। आप अगर बराक ओबामा के साथ की उसकी बायोग्राफी देखेंगे तो उसमें यही दिखाया कि वो किस प्रकार अटलांटिक में जाकर वहाँ से पौधों को कैसे निकालता है और उन पौधों के माध्यम से कैसे जल को शुद्ध करता है। उस डॉक्यूमेंट्री में यही चीज़ उसने दिखाया है। हालांकि बराक ओबामा को नहीं पिलाया गया था क्योंकि वो सिक्योरिटी रीज़न भी थे, उसने बताया भी था। माइक्रो रेमिडिएशन क्या है? माइक्रो रेमिडिएशन का मतलब कवक का उपयोग कर किया जाने वाला जैवोपचार माइक्रो रेमिडिएशन कहलाता है। समझना, यहाँ पे जीवाणु नहीं है, यहाँ पे फंगस नहीं है, सॉरी यहाँ पे जीवाणु नहीं है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव नहीं है, यहाँ पे कवक का उपयोग किया गया है। क्लियर। अब आता है ये तकनीकियाँ केवल उन्हीं प्रदूषकों का अपघटन करने में सक्षम हैं जो जैव निम्नीकृत हैं, अर्थात माइक्रो रेमिडिएशन का उपयोग हम वहीं कर सकते हैं, अर्थात कवकों का उपयोग हम उसी जैवोपचार तकनीक में कर सकते हैं जो कि जैव बायोडिग्रेडेबल हो। समझ गए? अर्थात जिनको डिग्रेड किया जा सकता है, यानी कि कवकों का उपयोग हम प्लास्टिक वेस्ट को समाप्त करने में या प्लास्टिक जैसे संदूषक को समाप्त करने में नहीं कर सकते। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा, आज हमने काफ़ी सारी शब्दावलियों को कंप्लीट किया। क्लियर। अगले पार्ट में हम देखेंगे वास्तव में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या होता है, उसे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही हम कई सारे अन्य शब्दावली अर्थात भारत में इन्वायरमेंट से संबंधित कौन कौन से रिफॉर्म हुए या कौन कौन से लोगों ने नेतृत्व किया, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। क्लियर। क्योंकि वो हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम इन्वायरमेंट के जो इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम है उस टॉपिक को कवर कर चुके होंगे। समझ गए? तो अर्थात हमारे दो बड़े टॉपिक कवर हो जाएंगे। एक तो इन्वायरमेंट का बेसिक हमने कवर ही कर लिया था, साथ ही हमारा इकोलॉजी और इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को। क्लियर। तो हमने आज माइक्रो रेमिडिएशन पढ़ा, राइजो फिल्ट्रेशन पढ़ा, हमने बायो स्टिमुलेशन पढ़ा, फाइटो स्टिमुलेशन पढ़ा, फाइटो स्टेबलाइजेशन पढ़ा, मतलब कई सारी टेक्निक पढ़ी जो स्वास्थानिक कंपोजिस्टिंग पढ़ी, लैंड फार्मिंग पढ़ी। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें इन सारी चीज़ों का एक सामान्य नॉलेज हो गया, और अब ऐसा अगर प्रश्न आएगा तो हम उसे अच्छे से टैकल कर सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, साथ ही इससे संबद्ध जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।